आदाब। मुंसिफ टीवी के खास प्रोग्राम मुल्क मिल्लत और मसाइल में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। M3 में आज चर्चा करेंगे त्यौहारों के मौके पर होने वाली हिंदू मुस्लिम कशीदगी पर। सवाल उठाएंगे कि क्या त्यौहार शांति के प्रतीक हैं या फिर वे सांप्रदायिक फसादों का बहाना बनते जा रहे हैं। दिल्ली के उत्तम नगर में होली के मौके पर दो ग्रुप्स में झगड़ा हुआ, यानी दो अलग अलग लोगों के बीच या दो परिवारों के बीच झगड़ा हुआ। इत्तेफाक से एक हिंदू था, एक मुस्लिम था, और इस झगड़े को हिंदू मुस्लिम दंगे की शक्ल देने की कोशिश की गई। कई लोगों ने ईद के मौके पर हालात ख़राब करने की धमकियां भी दी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने हालात को बेहतर बनाए रखने के लिए ज़रूरी कदम उठाए और सब कुछ हालात बेहतर ही रहे। बहुत सारे लोग अब जो है वो मुस्लिम मुखालिफ मुहिम चला रहे हैं। कुछ एक लोग जो है मुसलमान ताजिरों का बाइकआउट कर रहे हैं, तो कुछ एक लोगों ने तो कई कदम आगे बढ़ करके अपने इलाकों में खंजीर पालना भी शुरू कर दिया है ताकि वे मुसलमानों को अपने से दूर रख सकें। अब सवाल उठता है कि हम जा कहाँ रहे हैं। क्या हमारा देश ऐसे विश्वगुरु बनेगा, और क्या ऐसे में हम दुनिया की सबसे मजबूत इकोनॉमी बन पाएंगे या बन सकते हैं? इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और साथ ही कुछ और सवाल भी उठाएंगे कि कुछ लोग जो है या कुछ सियासी पार्टियां क्यों ऐसे मौके पर भी सियासी रोटियां सेकने की कोशिश करती हैं, और कैसे मुल्क के हालात को हम बेहतर बना सकते हैं। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और एलजेपी के चीफ स्पोक्स पर्सन AK वाजपेयी साहब हमारे साथ हैं, MSO ऑफ इंडिया के चेयरमैन डॉक्टर शुजात अली कादरी साहब हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट शिवाजी सरकार साहब हमारे साथ हैं, और जमात इस्लामी हिंद की नुमाइंदगी कर रहे हैं इनामुर रहमान साहब। मैं तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करता हूं। और AK वाजपेयी साहब, पहला सवाल हम आप ही से करेंगे। आपने देखा होगा कि ये मतलब एक तो नई चीज़ नहीं है कि जब भी कोई त्यौहार आता है, चाहे ईद हो, दिवाली हो, बकरीद हो, होली हो या फिर कोई दूसरा त्यौहार, रामनवमी के मौके पर भी इस तरह के जो है वो हालात पेश आते हैं। अलग अलग मौक़ों पर इस तरह के हालात जो है वो देखने को मिलते हैं। कशीदगी बढ़ जाती है, टेंशन बढ़ जाती है हिंदू मुसलमानों के दरमियान। तो जो त्यौहार है, सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जो त्यौहार है, और ये तो अमन का, भाईचारगी का, मोहब्बत का, खुशहाली का और एक तरीके से शांति का पैगाम देने के लिए होते हैं, खुशियाँ मनाने का मौका होते हैं। इस पर भी टेंशन हो जाती है, इस पर भी टेंशन में लोग घिर जाते हैं और एक दूसरे के दुश्मन बन बैठते हैं। क्या है ये, हम मतलब इसको किस तरीके से आप देखते हो और हम जा कहाँ रहे हैं? देखिए खुर्शीद भाई, ऐसा है कि आपका सवाल जायज है, बिल्कुल जायज है कि भाई ऐसे मौकों पे इस तरह की टेंशन क्यों बन जाती है। तो देखो, हमारा तो बड़ा सीधा सा मानना है कि सरकार का इसमें कोई रोल होता नहीं। सरकार का रोल इतना सा है कि कानून व्यवस्था बिल्कुल मजबूत रहनी चाहिए। अगर कोई आपस में लड़ाई करता है तो उसके खिलाफ FIR करिए, थाने में जाइए और बगैर भेदभाव के एक्शन लीजिए। ये रोल है। लेकिन इसके साथ साथ एक रोल और भी है कि प्रिकॉशंस करनी होती है, बंदोबस्त करना होता है कि भाई वो बंदोबस्त ऐसा हो कि कहीं कोई इस तरह की वारदात ना हो जाए। सही। तो दूसरा सवाल ये कि क्या पुलिस और सरकार इन चीजों पे पूरी प्रक्रिया को लागू कर रही है तरीके से या नहीं कर रही है? क्योंकि ये झगड़े फसाद तो होते रहते हैं, परिवारों में भी होते हैं, समाज में भी होते हैं, एक ग्रुप दूसरे से लड़ता झगड़ता है, ये सदियों का सिलसिला है। लेकिन इसको इस अंजाम तक ले जाना या इस अंजाम तक सोचना कि भाई ये एक वर्ग के साथ हो रहा है या एक कम्युनिटी के साथ हो रहा है, मैं उसमें सहमत नहीं हूँ। अगर हो रहा है तो दोनों पक्षों की जिम्मेवारी है। सही। वहां के मौजूद लोग बैठ के चीजों को ठीक करें, ये होना चाहिए। लेकिन क्या ये हो पा रहा है? अगर नहीं हो पा रहा तो क्यों नहीं हो पा रहा? और अगर खाली सरकार करना चाहे तो क्या सरकार की मंशा से ये चीजें बंद हो जाएंगी? मैं इससे भी सहमत नहीं हूँ। अगर सरकारें, पुरानी सरकारों का भी रिकॉर्ड देखें तो ये तब भी हुआ करते थे, ये आज भी हो रहे हैं। तो किसी पे पैबंद लगाना या किसी पे आरोप लगाना, इसके साथ मैं नहीं हूँ। लेकिन इंसानियत का तकाजा है, सब मिलके रहें, सब भाईचारे से रहें, सबके त्योहार की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। ईद आपके लिए जरूरी है तो रामनवमी हमारे लिए जरूरी है। तो उन हादसों को रोकना समाज के मौजूद लोगों की भी उतनी जिम्मेवारी है जितनी कि पुलिस और सरकार की है। तो क्या हम अपना फर्ज निभा रहे हैं? क्या हम ऐसा माहौल बना रहे हैं कि त्योहार से पहले जाके सबके सद्भावना की बात करें और उनको आगाह करें कि इस तरह की कोई घटना ना हो? देखिए, समाज में सब तरह के लोग हैं। बिल्कुल सही। हम ये मानते चलते हैं कि कुछ माइंडसेट हैं जो उद्दंड होते हैं, ये हमेशा रहे, इसमें नई बात तो नहीं है हमको लगाती। लेकिन सरकार का स्लोगन जो सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास है, ये खाली सरकार का नहीं है। ये सम्राट अशोक के जमाने में आपको याद होगा, बड़ा भारी कलिंगा युद्ध हुआ था और उसके बाद सम्राट अशोक ने सब कुछ त्याग दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, युद्ध से कुछ नहीं होगा, लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होगा, समानता करिए,
धर्म करिए, सेकुलरिज्म करिए, सबका सम्मान करिए, तो वो ये सरकार लागू कर रही है। सरकार को कटघरे में खाली खींचने से तो नहीं ठीक है, सॉल्व होने ठीक वाला है। नहीं। हालांकि ये बात भी सच सरकार है कि सरकारें अगर चाहें, सरकारें कोई भी हो, कोई भी सरकार हो, सरकारें अगर चाहें तो फिर पत्ता भी नहीं हिल सकता। दंगे तो बहुत बड़ी बात है। और ये सरकार, बीजेपी की सरकारें जिन जिन सूबों के अंदर है, जिन जिन राज्यों में है, वो क्लेम करती हैं इस बात को बड़ी मजबूती के साथ। और अच्छी बात है ये कि जब से अलग अलग सूबों में उनकी हुकूमतें हैं तो दंगे पहले के मुकाबले कम हुए हैं। तो हुकूमतें और सिस्टम और प्रशासन तो ऐसी चीज़ है कि जो रोकने में बड़ी मदद कर सकती हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। मैं वापस आऊँगा आपके पास। और इनामुर रहमान साहब, आप कैसे देखते हैं ये जो अलग अलग मौक़ों पर, अलग अलग त्योहारों पर ये जो दंगे होते हैं या टेंशन बढ़ जाती है अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच, इसको आप कैसे देखते हैं? और ये बात भी सच है कि टारगेट भी किया जाता है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि मतलब सब कुछ अच्छा ही है, ख़राब लोग भी हैं। जैसे वाजपेयी साहब भी कह रहे थे कि हर तरह के लोग हैं समाज में, और वो हर तरह के लोग हर तरफ हैं। ऐसा भी नहीं है कि कोई एक कम्युनिटी के लोग या कोई एक मज़हब के लोग उससे पाक है, नहीं, उस तरह के लोग सब जगह हैं। तो क्यों त्योहारों के मौके पर, अलग अलग अच्छे मौक़ों पर क्यों ये टेंशन बढ़ती है? पहले हम वजूहात जानना चाहेंगे। और कैसे बताएंगे आप, ताकि फिर जो है उसका इलाज भी ढूंढ पाएँ? देखिए, मुझसे पहले हमारे जो पैनलिस्ट साथी ने बात रखी, आधी बात से तो उनकी मुझे इत्तेफाक है कि ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है और इससे पहले सरकारों में नहीं हुआ। सही। तो आजादी के बाद से ही इसकी तारीख है, फसादात होते रहे हैं, छोटे बड़े फसादात होते रहे हैं। लेकिन उनकी दूसरे वाले हिस्से से मुझे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं है, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये तो समाज में होता रहता है जहाँ लोग रहते हैं। असल में अगर हम ये जो अभी जिस अंदाज का माहौल खराब हो रहा है, और खास तौर पर कुछ खास त्योहारों में खास मजहब के लोग खास मजहब के लोगों पर जो जुल्म कर रहे हैं, वो एक अलग तरह का पैटर्न है जिसका डाटा इंटरनेट पर भी मौजूद है, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में है। APCR की रिपोर्ट अभी मैं इंटरनेट से पढ़ रहा था, और भी क्राइम के इंडिकेटर्स के लिए कई लोग जो हैं ऑब्जर्वर्स हैं, उनके देख रहा था। 50% से 2024 से 2025 के बीच में जो क्राइम, हेट क्राइम हुआ है और किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट क्राइम हुआ है, उसमें 25 से लेकर 40% का इजाफा हुआ है। ये अचानक इजाफा कैसे होने लगा? क्राइम का ग्राफ एकदम अचानक कैसे बढ़ गया? एक कम्युनिटी को कैसे टारगेट? इसका बुनियादी 2-3 चीजें मेरे हिसाब से इसकी बहुत बुनियादी वजह है। एक तो ये है कि जो फसादी लोग हैं, कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल बैक्ड लोग हैं, उनकी पुष्टपनाही कुछ खास किस्म की आइडियोलॉजी रखने वाली सियासी जमातें कर रही हैं। ये बिल्कुल वाज़े रोज़े रोशन की तरह आया हकीकत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। एक बुनियादी वजह तो ये है। दूसरी बात ये कि ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और ऐसे बाज़ टीवी चैनल्स जिनका काम ही नफरत फैलाना है, वो उससे पहले और उसके बाद ये खून की होली का जो टाइटल दिया था, खून की होली का जो स्लोगन दिया था, अगर इसको सोशल मीडिया या मीडिया इसको स्पेस नहीं देता, तो पूरे मुल्क में एक अजीब किस्म की बेचैनी का माहौल हुआ था। उसमें मीडिया भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार रोल है, बिल्कुल, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तीसरी बात, मीडिया, सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर जो है उनका रोल है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हाँ, तीसरी बात मैं समझता हूँ कि खास किस्म की आइडियोलॉजी जो अपने से अदर्स की जो बात रखती है कि एक हम हैं, दूसरे अदर्स हैं, और अदर्स के खिलाफ वो समझते हैं कि जो चाहे जुल्म करो, जैसा चाहे जुल्म करो, उनको जिस तरह से सप्रेस करो, जिस तरह से जुल्म करो, ज्यादती करो, तमाशा करो, उनको मतलब एहसास दिलाओ कि तुम्हें बराबरी का हक नहीं है, तुम हमारे बराबर नहीं हो सकते, तुम्हारे पूरे राइट्स नहीं है। ये आइडियोलॉजी और दंगाइयों कोई पॉलिटिकल बैकिंग और मीडिया, इन तीनों का गठजोड़ जब बन जाता है तो इस तरह का माहौल पैदा होता है। अगर ये तीनों के तीनों लोग, देखिए वो तो गनीमत है कि जुडिशियल सिस्टम हमारे यहाँ अभी कुछ बचा हुआ है, जिसके नतीजे में ये हालत रुक गए। वरना अगर जुडिशरी एक्शन, सख्त एक्शन नहीं लेती, तो आप देखते हैं कि पूरे मुल्क में एक अजीब माहौल पैदा हो जाता। तो जिस तरह से अदलिया अपना रोल अदा कर रही है, उसी तरीके से इंतजामिया को भी अपना रोल अदा करना चाहिए, उसी तरीके से हुकूमत को भी और अपोजिशन पार्टीज को भी अपना रोल अदा करना चाहिए। और ये भी कहना चाहता हूँ इसी के साथ साथ कि समाज के वो लोग जो संजीदा लोग हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से आते हों, किसी मजहब से आते हों, किसी सोसाइटी के किसी सेक्शन से आते हों, वो सारे लोग अगर सर जोड़कर मिल बैठेंगे नहीं
और सर जोड़कर इस तरह के मसाइल का हल नहीं निकालेंगे तो ये जो नफरत पसंद लोग हैं जिनका काम ही नफरत फैलाना है, सोसाइटी को बांटना है, मुल्क को कमजोर करना है, उन्हें पूरा का पूरा मौका मिलेगा इस तरह के काम को अंजाम देने का। तो यही बुनियादी तीन चीजें हैं, यही बुनियादी अवामिल हैं। जी शुजात अली कादरी साहब, आप कैसे देखते हैं तमाम चीज़ों को? सब चीज़ें आपके सामने हैं और सब कुछ ठीक चल रहा होता है, सब कुछ ट्रैक पर होता है, मगर अचानक कोई त्यौहार आता है, पता चलता है कि फला इलाके में, फला शहर में, फला सूबे में ये टेंशन हो गई, बढ़ गई, और कई बार जो है वो नॉर्मल झगड़े होते हैं, आम से झगड़े होते हैं, मगर उन्हें क्रिएट किया जाता है या फिर उन्हें जोड़ दिया जाता है, हिंदू मुस्लिम एंगल उसमें डाल दिया जाता है और फिर बड़े हंगामे होते हैं। चूँकि मीडिया, सोशल मीडिया, ये तमाम चीज़ें जो हैं और बहुत इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, ये ज़माना है, तो इसमें फिर कुछ भी किसी के बस में नहीं रहता। सबसे पहले तो मैं दिल्ली के जो इंतज़ामिया है उसको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा दिल की गहराई से कि इतना थ्रेट दिया गया राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से और एक प्लानिंग की गई, लेकिन दिल्ली पुलिस ने मुस्तैदी के साथ में ईद के त्यौहार को न सिर्फ अमन और शांति के साथ मैनेज कराया बल्कि ऐसी मिसाल पेश की जो और दूसरी इंतज़ामिया के जो और लोग हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के हैं या पुलिस प्रशासन के लोग हैं, उनके लिए एक मिसाल राह हो सकती है। एक बात। दूसरी बात ये कि साथ ही दिल्ली पुलिस के साथ ही उत्तम नगर के बहुसंख्यक हिंदू समुदाय यानी हिंदुओं में जो बहुसंख्यक हैं उन्होंने भी इस पूरे मामले में बहुत ही शांति का प्रदर्शन किया और जो कुछ लोग जो उपद्रवी किस्म के थे उनको रिजेक्ट किया। इसके बदले में मुसलमानों ने भी बहुत ही पीस के साथ में, बहुत ही बगैर किसी लड़ाई झगड़े के सिर्फ नमाज की अदायगी की। और हमने एक वहाँ ऐसी मिसाल भी देखी कि कई मुसलमानों ने पुलिस पे हिंदुओं ने मुसलमानों पे फूल की जो है वो निछावर किया। ये बहुत अच्छी मिसाल है। हम यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब ज़रा इस पूरे पैटर्न पे जिसके हम आप बात कर रहे हैं उस पर ज़रा हम गौर करके देखें। देखिए होता क्या है कि इस तरह की जब घटनाएं, जब भी कोई त्यौहार आता है, चाहे वो ईद हो या बकरा ईद हो या मुहर्रम हो या इवन रामनवमी हो या इस तरह की चीज़ हो, एक पैटर्न है। वो पैटर्न ये है कि बहुसंख्यक समुदाय में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भय का माहौल पैदा किया जाए और ये बताने की कोशिश की जाए कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है इससे आपको खतरा है, इससे आपको डर है। और ये कोई अचानक नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक ने कह दिया और ऐसा हो गया। इसके पीछे एक पूरा पैटर्न काम करता है। उस पैटर्न में राइट विंग के ऑर्गेनाइजेशंस लगती हैं, उनके इन्फ्लुएंसर्स लगते हैं, उनके बड़े बड़े सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं, वो इसको प्रमोट करते हैं और फिर उसका असर हम ज़मीन पे देखते हैं। लास्ट टारगेट उनका क्या होता है? उनका मकसद सिर्फ यही है कि बहुसंख्यक समुदाय के अंदर मुसलमानों के लिए, बिलखुसूस मुसलमानों के लिए उनको एक अलग दिखाओ कि वो अलग हैं, हम हमारे में से नहीं है, उनका कल्चर अलग है, उनका रहना खाना पीना सब चीज़ अलग है और वो हम में समाहित नहीं हो सकते हैं। ये उनका मेन मोटो है। अब मेरा यहाँ पे ये मानना है कि जब हमें पता है कि एक समुदाय जो आपको अलग दिखाने की कोशिश कर रहा है, आपके नाम पर डर पैदा करने की कोशिश कर रहा है, हमारी तरफ से ऐसी कौन सी चीजें हो रही हैं जो हम इस चीज को मिनिमाइज कर सकें, बिल्कुल इस चीज को कम कर सकें। मुझे बड़े बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम उन्हीं के नैरेटिव को आगे बढ़ाने में लगे हैं। हम इस चीज पर कतई ध्यान नहीं दे रहे हैं कि जब वो हमें अलग बताने की कोशिश कर रहे हैं तो हम उनके साथ में मिल बैठ के डायलॉग क्यों नहीं करते, हम अपने त्योहारों पे उनको क्यों नहीं बुलाते, हम अपने जलसों में, अपने जुलूस में उनको आगे क्यों नहीं रखते। हमें ऐसे इकदाम उठाने होंगे तभी हम उनके नैरेटिव को फेल कर पाएंगे। अगर हम जिस इंटेंसिटी के साथ नफरत उधर से आ रही है उसी का जवाब उसी इंटेंसिटी या उससे ज्यादा हम देने लगेंगे तो नफरत हवा देगी, बढ़ेगी, वो तो बढ़ेगी। इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। इसका बेहतर जवाब यही है कि हम उनके साथ अपने आप, देखिए इस्लाम की अगर बात करें, इस्लाम बहुत ही कल्चरली ओरिएंटेड रिलीजन है। मजहब इस्लाम में कल्चर को मना नहीं किया गया है। अगर उसके अंदर फहाशी या ऐसी कोई चीजें ना हो, आप कल्चरली अटैच हो। मैं इंडोनेशिया की यहाँ मिसाल दूंगा। इंडोनेशिया का मुसलमान आप देखिए, वहाँ पे दूसरे मजहब के क्रिश्चियंस भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं और भी दूसरे वहाँ ट्रेडिशनल जो एथनिक कम्युनिटी वो भी रहती है, लेकिन वहाँ पे आप देखिए कि उन्होंने अपने इस्लाम अपनाया, पूरा एज इट इज इस्लाम लिया है, शाफई मसलक के मानने वाले हैं, लेकिन उन्होंने जो इंडिजीनियस इंडोनेशियन कल्चर था उसको नहीं छोड़ा है। इसका असर ये हुआ कि वहाँ पे हिंदुस्तान करीब 600 साल हो गया वहाँ पे इस्लाम आए हुए, आपको जर्रा बराबर
कम्युनल क्लेश नहीं मिलेगा, बल्कि पूरी की पूरी सोसाइटी जो है इस्लाम में इसलिए कन्वर्ट हुई क्योंकि उन्होंने कल्चर को आगे रखा। सही। और कोई तलवार वहाँ भी नहीं आया, जैसे हिंदुस्तान में कोई तलवार या कोई उसके वजह से नहीं हुआ, यहाँ सूफिया इकराम की तालीम से, वहाँ ताजिरों और सूफिया इकराम की तालीम से वहाँ भी हुआ। यहाँ हिंदुस्तान में क्या हुआ कि हमने कल्चर को थोड़ा सा अलग रखा। इंडोनेशिया में पूरा जब उन्होंने इंडोनेशियन कल्चर अपना लिया, पूरा का मुल्क मुसलमान हो गया। तो भारतीय मुसलमानों को, हमारे लीडरान को, समाजी मिल्ली जो लीडर हैं उनको समझना चाहिए कि आप कल्चर को आगे बढ़ाएंगे जितना, उतना उनका जो एजेंडा है उसको फेल कर पाएंगे। अब सवाल कल्चर को लेकर के भी देखिए बहुत सारी गलतफहमियां हो जाती हैं। मतलब फिर लोग समझते हैं कि क्या बकरीद पे ऐसे हिंदुओं को शामिल करना कल्चर का हिस्सा हो सकता है कि जो मतलब जो है प्योर वेजिटेरियन है, या फिर मुसलमान जो है वो खुल करके वैसे ही होली मनाएं, वही सब हुड़दंग करें, तो क्या वो कल्चर का हिस्सा है? तो ये भी देखना पड़ेगा, इसमें भी क्या बंदिशें बहुत जारी हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखना भी पड़ेगा कि किससे नफ़े नुकसान है और कहीं मतलब जो है तालमेल बने वो बिगड़े नहीं। बल्कि शिवाजी सरकार, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं चाहूँगा आप उस पर रोशनी डालें कि ये जो हालात जो है वो ख़राब हो जाते हैं ऐसे मौक़ों पर, जबकि खुशहाली का मौका होता है, अमन और पीस का पैगाम देने का मौका होता है, खुशियां मनाने का मौका होता है, अच्छे कपड़े पहनते हैं, घरों को भी साफ सुथरा करते हैं, मगर दिल मैले हो जाते हैं। वजह क्या है? ये असल वजह क्या समझ में आती है आपके? बातें इतनी आसान नहीं है जितना हम करने की कोशिश कर रहे हैं, या जितना हम कोशिश कर रहे हैं हाँ नेचुरली एक टीवी चैनल पे बैठ के जी, कि कोई ऐसी बात ना निकल जाए कि कल हमारे लिए परेशानी हो जाए। बात सही है, आजकल के जो ध्यान तो रखना पड़ेगा हालात चल रहे हैं, ध्यान तो रखना पड़ेगा। जी बेशक, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा उससे आगे जाना चाहता हूँ। हाँ। वजहों पर अगर हम नहीं जान, सही बातें अगर हम करें जी, तो हम कोई प्रॉब्लम्स का जो है सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। हमें सॉल्यूशन ढूंढना है। सही। सॉल्यूशन जो है, देखिए ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये इंडोनेशिया नहीं है, मलेशिया नहीं है। सही। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट एशिया का हिस्सा होते हुए भी बड़ा अलग है। सही। ये भी सही है, ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान में कुछ मजहबे जो है तलवार के बल पे नहीं है, ये भी सही नहीं, ये सब जानते हैं। अभी अगर हम यहाँ से पुरान कलियर चले जाए, यहाँ से रुड़की में है, वहां पे कुछ किताबें हैं, उसमें सारा बयान है कि बलबन ने कैसे रातों रात एक धर्म को फैलाया। तो है ये सारी चीजें जो हकीकत है, हमें उसके मतलब नहीं है। आजादी के बाद हिंदुस्तान अलग है, पर आजादी के ठीक पहले 1946 का जो एक सिंड्रोम रहा है, जो पार्टीशन की शुरुआत जहां से हुई, और पार्टीशन सिर्फ मजहबों का नहीं हुआ, मुल्क का नहीं हुआ, पार्टीशन दिलों का हो गया। सही। और आज तक वो जुड़ नहीं पाया है। आज अगर आप देखें तो आज की जो हुकूमत है, इसके बारे में आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, वाजपेयी जी जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं वाजपेयी जी की हुकूमत का कोई गलती नहीं है। हुकूमत की गलती तो कभी होती नहीं है, आज तक कभी नहीं हुई। अच्छा। हुकूमत जब भी जो भी कुछ करती है वो अपने हिसाब से करती है, सब कुछ अच्छा ही होता है। सही। उसका वो अपने को सब कुछ अच्छा कर ही लेती है, इसलिए हुकूमत के बारे में बात करने का कोई तुक नहीं है। पर एक चीज हमें समझना पड़ेगा, हुकूमत अगर न चाहे तो कुछ नहीं हो सकता। अब हुकूमत का बुलडोजर जो है उसको भी मजहबी कीड़ा चढ़ा हुआ है, वो एक ही तरफ क्यों जाता है? या जो उनके खिलाफ में है उन्हीं के पास बुलडोजर पहुंचता है। हाँ। हुकूमत इस तरह से काफी सेकुलर है, इसमें कोई अंदाज सही है। पर हमें एक चीज समझना पड़े, अगर आज बांग्लादेश में कुछ होती है, वहां के माइनॉरिटीज पर कुछ हमला होता है, पाकिस्तान में होता है, फिर भी हिंदुस्तान पर आता है। क्यों? क्योंकि भले ही मुल्क की दीवारें बन चुकी हों, मुल्क की जहन नहीं बनी। सही। और वो जो मुल्क की जहन है, कहीं भी कुछ होता है तो दूसरी तरफ उबाल आता है। सही। और इस उबाल को रोकने के लिए न तो किसी सियासी पार्टियों ने कोई कोशिश की, न कोई मजहब के जो बरखुरदार हैं उन्होंने कोई कोशिश। तो जब तक देखिए यहाँ पर एक चीज जो है, हमारा डायलॉग टूटा हुआ। सही। हमारे दिल अलग अलग हैं। हाँ। अभी 2 दिन पहले मैं दिल्ली में एक ईद मिलन के फंक्शन में गया था। दिल्ली के सारे एलिट वहां थे, सभी मजहबों के थे, पर बात हो रही थी कि भाईचारा रहना चाहिए। हाँ। जब अब ये बातें कहते हैं, ये साफ हो जाता है कि भाईचारे में कहीं ना कहीं कमी आ गई। सही।
तो हम जो है, हमें अगर सारी चीजों को वाकई, मैं चाहता हूं कि देखिए, मेरा बचपन में से भी मैं देख रहा हूं दंगे होते रहे हैं, हम क्या किसने किया मैं उस पर नहीं जाता, सही। और 90 तक तो दंगे बहुत ज्यादा होते रहे। 90 के बाद भी बॉम्बे वगैरह में कई दंगे हुए हैं, और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे बॉम्बे के जो दंगे हैं या कहीं के भी दंगे रहे हों, तो कहीं ना कहीं सारा जो है मजहब के खटास के वजह से ही हुआ है। सही। और हमें सवाल ये है कि देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, तमाम हिंदू धर्म के तमाम शंकराचार्य हैं और तमाम लोग हैं, ये लोग कभी साथ बैठकर क्यों नहीं बात करते हैं? कोई पहल उठा ले, देवबंदी उठा ले, बरेलवी उठा ले, कोई सच बात है। उठा ले, वो डायलॉग तो करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है शिवाजी सरकार, बहुत सही सिमत में आप जा रहे हैं, बात बिल्कुल ठीक है आपकी। मैं वापस आऊंगा चूंकि हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे आखिर में। पहले ना डायग्नोज करना बहुत जरूरी है कि असल में इश्यूज क्या हैं और उन इश्यूज को क्रिएट करने में कौन कौन से ऐसे लोग हैं या कौन कौन सी ऐसी मशीनरी है जो रोल अदा कर रही है, उसको समझना भी बेहद जरूरी है। और AK वाजपेयी साहब देखिए, अब तो फिल्में भी बनने लग गई हैं, एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, नैरेटिव बनाने की कोशिश होती है। अब इतिहास में क्या कुछ हुआ है उससे आज के दौर में उसकी सजा आज के लोगों को, आज के नौजवानों को या आज की नस्लों को क्यों मिले? इतिहास में जो गलतियां किसी ने की होंगी तो उसकी सजा जो है, क्या वो मुझे मिलनी चाहिए या डॉक्टर शुजात अली कादरी साहब को मिलनी चाहिए या किसी और को मिलनी चाहिए? नहीं, जो हो गया उसे सबक ले करके हम आगे जरूर बढ़ें। तो नैरेटिव बिल्डिंग जो है वो एक बड़ा मसला हो गया है। फिल्में बन रही हैं और बहुत सारी जो है वो वेब सीरीज भी बन रही हैं। और फिर जैसे अभी जिक्र हुआ कुछ देर पहले, इनाम साहब जिक्र कर रहे थे और डॉक्टर शुजात अली कादरी साहब ने भी कहा कि इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया के, डिजिटल मीडिया के मतलब हैंडलर्स हैं जो इसी काम में लगे हुए हैं, और मीडिया का जो रोल है वो तो सबके सामने है। वो कोई मतलब जो है कुछ 4-6 लड़कों ने शायद वो रील बनाने के चक्कर में रोज़ा इफ्तार किया, फिर ये खबर आई कि कुछ जो है हड्डियाँ वो उसमें चिकन भी खाया और वो हड्डियाँ जो है पानी में फेंक दी, तो उसके ऊपर हंगामा मचा। और उस पर एक बड़ा टीवी चैनल है वो कह रहा था कि ये हिंदुओं के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग का ऐलान है, सनातन के खिलाफ जंग का ऐलान है। अब वो बच्चे जो रील बना रहे थे, मतलब वो रील बनाने के चक्कर में उन्होंने गलती की, जानबूझ के की कि नहीं, कि मुझे नहीं लगता कि जानबूझ करके की होगी, मैं उनके बचाव में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना रील बनाने के चक्कर में कुछ ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जो शायद नहीं होनी चाहिए। तो फिर ऐसे में मीडिया, सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर्स और इन सब का रोल भी बड़ा तगड़ा रहता है। और फिर उस पर मज़े की बात ये, जिस तरफ इशारा कर रहे थे शिवाजी सरकार की, जो बुलडोज़र है उसका रुख जो है वो एक ही सिमत में होता है, एक ही तरफ होता है। तो पुलिस और प्रशासन का रवैया भी फिर जो है वो जानिबदाराना होता है, सौतेला रवैया होता है। ये तमाम चीज़ें हालात को ख़राब करने में किस तरीके से रोल अदा कर रही है? तुलसी साहब, ऐसा है कि बुलडोजर की ना आंखें होती है, ना नाक होती है, ना कान होती है। हाँ। बुलडोजर जो चला करते हैं वो संविधान, लेकिन जो बैठ कर तो चला रहा है और जो ऑर्डर दे रहा है उसके तो सब कुछ है। मैं वही बता रहा हूँ ना, रूल बुक के हिसाब से चला करते हैं। हाँ। अगर आप भारत का सुप्रीम कोर्ट ये कह देगा कि सरकारी जमीन को आप खाली करा सकते हैं, उसके लिए कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है, तो रूल बुक बन गई। और रूल बुक बन गई तो वो ये थोड़ी देखेगी हिंदू है मुस्लिम है क्या है। अगर सरकारी जमीन पे बना हुआ है तो उसको गिराने की पावर है उनको। ना हमें ये नहीं समझ आ रहा कि एक आंख से क्यों देखा जा रहा है चीजों को। हाँ। कौन सी सरकार ऐसी रही है, इंक्लूडिंग ये सरकार, जो रूल बुक के हिसाब से काम नहीं करेगी, ये संविधान के हिसाब से काम नहीं करेगी। देखिए इस देश की खूबसूरती है, ये रिटर्न लॉ जो है ब्रिटिशर्स देके गए हमको। हाँ। इस बात को आप अप्रिशिएट करिए, और वो आज भी उतने ही संवर्धित हैं जी। आज भी सरकार है, राज्य सरकार, केंद्र की सरकार, पुलिस ऑफिसर, जुडिशियल ऑफिसर, सब उसी रूल बुक के हिसाब से चलते हैं। हाँ, मिसयूज तो होता है, दवाई सही काम भी करती है और दवाई कई बार गड़बड़ भी करती है। तो वो इस तरह के केसेस अगर आते हैं उनको हाईलाइट करके और आप कम्युनिटी के खिलाफ या कम्युनिटी के अगेंस्ट कहेंगे तो ये बात ठीक नहीं है। समाज को सही चलाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका होता है, वो होता है रूल बुक, नंबर 1। नंबर 2, समाज खुद भाईचारा करता है। समाज के जो मौजूद आदमी होते हैं वो उसका प्रचार प्रसार करते हैं, उसको लागू करते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक चीज, एक दो चीजें और बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ, बिल्कुल एग्री करता हूँ। आपने देखा होगा संभल में आखिरी जुमे से पहले
जो सीओ साहब थे उनके साथ कुछ और अधिकारी भी बैठे हुए थे, वो एक कमेटी को बुलाते हैं, जो अमन कमेटी हर जगह होती है, कुछ एक लोगों को बुलाते हैं, उसमें कुछ नौजवान भी थे, और मुझे लग रहा था कि वो अमन कमेटी के लोग हैं कि नहीं है, ये भी एक बड़ा सवाल था। खैर उन्होंने कुछ लोगों को बुलाया, और वो भाषा आपने सुनी होगी, वो बात उनकी सुनी होगी, वो कह रहे हैं कि हम रेल बना देंगे, रील बनाएगा तो कोई जो है वो, अगर किसी को जाना है तो वहाँ चले जाओ, ईरान चले जाओ, और हम जो है वो ये कर देंगे, ना जाने मतलब किन किन अल्फाज का इस्तेमाल हुआ। रूल बुक तो उन्होंने भी पढ़ रखी है, उन्होंने भी संविधान की शपथ ले रखी है। अब सवाल यह है कि क्या यही बातें वो दूसरे धर्म के लोगों को बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि जो हुक्मरान हैं वो उस आइडियोलॉजी को इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो पुलिस प्रशासन है वो भी वैसी ज़बान बोलेगा, वैसे ही रवैया करेगा, हम ठीक कर देंगे, रेल बना देंगे और ये तमाम चीज़ें कर देंगे। आप बताइए मतलब ये कैसे चलेगा? दूसरी बात, मैं देख रहा था दिल्ली के अंदर जो है, एक तो ये कि जो मुस्लिम ताजिर हैं, मतलब जो सब्जी वाले हैं या फेरी वाले हैं या दूसरा सामान बेचने वाले हैं, उनकी कई जगह एंट्री बैन करने की बात हो रही है। और कुछ लोग जो है वो, मैंने कहा था कि वो पिग फार्मिंग करने लग गए, अपने घरों में जो है वो पिग भी पाल रहे हैं कि ताकि कोई मुसलमान ना यहाँ आ जाए। मैंने खुद जो है वो टीवी पर देखा, मतलब अलग अलग वीडियोज़ में भी देखा। और एक महिला बोल रही है मतलब ऐसी बातें कि मुसलमानों को दूर रखना है। तो ये जो जहर वहां तक पहुंचा है, इस जहर को पहुंचाने वाले कोई तो लोग होंगे, और इसको खत्म करना भी बेहद जरूरी है। तो खुर्शीद भाई ऐसा है, मैं इसके लिए पूरी तरीके से समाज को खुद जिम्मेवार मानता हूँ। हाँ। चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो धर्मगुरु हो, चाहे मौजूद आदमी हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई हो, ये सबका रोल होता है। कंबाइंड एक्सरसाइज है ये, माफ करना। और जो गंगा जमनी तहजीब हमारी हुआ करती थी, आज भी जिंदा है, आगे भी रहेगी, लेकिन उसका श्रेय जाता है समाज को। हाँ। समाज आपस में इतना प्रेम भाव रखा करता था, वो क्यों गायब हो रहा है? सरकार तो नहीं गायब कराना चाहती, सरकार का उसमें कोई रोल भी नहीं है। अब इस तरह की हरिद्वार वाली जो घटना आप बता रहे हैं, हाँ। वो जाने अनजाने में हो या जानबूझ के हो, ये कौन तय करेगा? क्या किसी धर्म गुरु की ये कहा कि भाई ये इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं कहा? क्यों अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं? क्यों अपने संस्कारों से परे जा रहे हैं? ठीक है, बड़ा आसान है दूसरे को ब्लेम करना। सरकार का एजेंडा ये हो ही नहीं सकता। हाँ, पॉलिटिकल पार्टी का हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है, लेकिन सरकार के लिए सिर्फ और एक सिर्फ संविधान ही किताब उसकी बाइबल होती है। और अगर संविधान के हिसाब से नहीं चलेगा तो दूसरा न्यायालय बैठे हुए हैं, और न्यायालय में भी जिला न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक है। तो इन चीजों को काहे के लिए चेक एंड बैलेंसेस बनाए गए हैं बकायदा। लेकिन अब हो क्या रहा है? समाज की जिम्मेवारी से समाज के मौजूद लोग पीछे हट रहे हैं। वो किस सरकार ने फिल्म बनाई? अभी आपने जिक्र किया फिल्म का, किसी फिल्म का मैंने तो देखी नहीं है, तो क्या सरकार ने बनाई? अपने आप लोग लग जाते हैं चीजों को मिसयूज करने में। अपने पहले भी फिल्म बनाई नहीं है, लेकिन सरकार का सपोर्ट तो है। नहीं, कोई सपोर्ट नहीं है, किसी तरीके का सपोर्ट नहीं है। और ये तमाम चीजें उसको सपोर्ट करना, खुद पीएम की तरफ से बोलना कि फला फिल्म देखो, और बड़े बड़े लीडर्स की तरफ से ये ऐलान होना कि फला फिल्म देखो। तो फिल्म के लिए सेंसर बोर्ड बना हुआ है। कौन सी फिल्म पास होगी, कौन सी नहीं होगी, वो उसका काम है। किसी के कहने से ना कोई फिल्म देख रहा, ना किसी के कहने से कोई फिल्म में रुक रहा है। फिल्म अगर बनी है, अच्छी फिल्म होगी तो लोग देखने जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। हमारा सरकार के क्या लेना देना? देखो, मैं खुर्शीद भाई, आप जानते हो हमारा किस तरह का सोच विचार है। हम लोग समाजवादी लोग हैं, हम लोग सेकुलरिज्म की वकालत करते रहे और आज भी कर रहे हैं। एनडीए की सरकार में रहकर भी हम उसी की बात करते हैं, और हम ये चाहते हैं कि इंसानियत के नाते समाज के लोगों को आगे आके ये जो कमियां हो रही हैं इनको दूर करना चाहिए, दूर करने का प्रयास करना चाहिए। पीस कमेटी बना करती थी, कहाँ गई पीस कमेटियां? कहाँ गई वो पीस कमेटियां? प्रभात फेरी लगाया करते थे, कहाँ गई प्रभात फेरियां? ईद में हम लोग कैसे मिलन करते हैं, आज भी करते हैं। ये देखिए, अपनी जिम्मेवारी से नहीं भागना पड़ेगा। ठीक है, सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, ये तो बात बिल्कुल सही है। ठीक है, ये सरकार का एजेंडा है या किसी ऑर्गेनाइजेशन का एजेंडा, ये तो सदियों से ऐसा ही रहा है। इसमें कहाँ दिक्कत है? इसी हिंदुस्तान में सिखों का कत्लेआम हुआ था ना, इसी देश में बंटवारा भी हुआ है ना। मगर मैं माफ करना, इन चीजों से सहमत नहीं हूँ। हाँ, लेकिन इस तरह के हालात बिल्कुल जायज नहीं है। ये अच्छी बात है, ये तो स्वीकार करना पड़ेगा, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हालात ठीक नहीं, और हालात को ठीक बनाने के लिए वो सबको रोल तो जाहिर तौर पर अदा करना ही पड़ेगा। इनामुर रहमान साहब, देखें यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि ये जो रील बनाने के चक्कर में मतलब फिर आगे निकल जाते हैं। अब वो ठीक है, मतलब देखिए उससे माहौल ख़राब होता है,
और फिर मीडिया तो टीआरपी के लिए काम कर रही है। मुझे नहीं लगता कि आज का जो मीडिया का जो दौर चल रहा है कोई बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ कोई रिपोर्टिंग कर रहा है। मतलब कई बार हमें देख करके भी बड़ा दुख होता है कि हो क्या रहा है, ये क्या सिर्फ जो है वो टीआरपी बटोरना ही एक मकसद रह गया है मीडिया हाउसेस का या मीडिया टीवी चैनल्स का ख़ास तौर से। देखा मैंने रिपोर्टिंग, वो भी खून की होली, और वो भी देखा कि कैसे जो है वो कुछ बच्चे बैठ करके जो रोज़ा इफ्तार कर रहे थे उसके बारे में क्या क्या बोला गया, और बड़े बड़े टीवी जर्नलिस्ट जो हैं वो क्या क्या उन्होंने लिखा, सपोर्ट में भी लिखा और उसकी मुखालफत में भी लिखा। मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि ये जो कुछ मतलब जो है नौजवान, एक तो जज्बाती बहुत सारे हैं, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है, गुस्सा जो है वो हर वक्त उबाल में रहता है, मतलब तो हालात को बेहतर बना करके रखने में वो मुस्लिम नौजवान जो हैं वो अपना रोल कम अदा कर रहे हैं, बल्कि बिगाड़ने में बहुत सारे लोग अदा कर रहे हैं जाने अनजाने में। अच्छा, हो सकता है कुछ लोग जानबूझ करके भी कर रहे हों, इससे भी जो है मतलब इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये रील बनाने के चक्कर में और दूसरी चीज़ों के चक्कर में मतलब जो है वो ये माहौल भी ख़राब हो रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? और इसको जिम्मेदारी, अब जैसे AK वाजपेयी साहब ने कहा कि वो जो बच्चे रोज़ा इफ्तार कर रहे थे उन्होंने अगर वहाँ चिकन बिरयानी खाई और हड्डियाँ फेंकी तो उसके खिलाफ किसी आलिम की तरफ से या किसी तंजीम की तरफ से आवाज़ क्यों नहीं उठी? तो ये भी सवाल है यहाँ पर। हाफिज मराठी साहब के एक शेर सुनाते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। हाँ मैं जो तड़प के रोऊं हूँ तो जालिम यूं फरमाए है, जी, मैं जो तड़प के रोऊं हूँ तो जालिम यूं फरमाए है, इतना गहरा घाव कहाँ है नाहक शोर मचाए है। मोहतरम, हाल ये है कि वो बच्चों की इफ्तार की जो वीडियो जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई, उसकी पूरी इफ्तारी भी बच्चे दिखा रहे हैं। हाँ। कहाँ वो हड्डियां हैं, कहाँ वो हड्डियां फेंक रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है वो वीडियो बनाने का मकसद भी एक कम्युनल हार्मोनी था कि हम यहाँ पर गंगा के अंदर किसी नदी पर, किसी पहाड़ पर, किसी दरिया पर, सूरज पर, चांद पर, पेड़ों पर, जमीन पर किसी एक मजहब की इजारादारी तो नहीं है। सही। तो जब सबको ये इख्तियार हासिल है तो इलाहाबाद में रहने वाले या गंगा जहां जहां से नदी बहती है वो सबके लिए उसी तरह से बराबर है। सही है। ठीक है, किसी का उससे मजहबी ताल्लुक भी हो सकता है। तो दूसरी बात, ये बार बार दस्तूर का और कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दिया जा रहा है, ज़ाब्ते का हवाला दिया जा रहा है, सर्विस बुक का हवाला दिया जा रहा है। ये बताइए कि जब अंबेडकर साहब ने दस्तूर हिंद को पेश किया पार्लियामेंट के सामने, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने पेश किया, अब निफाज के लिए जाना है, उस वक्त उनकी जो स्पीच थी उसमें एक बात उन्होंने कही थी, वो इतनी जबरदस्त बात है जो आज भी बहुत रिलेवेंट है। उन्होंने कहा कि ये में दस्तूर जो हमने बड़ी मेहनत से तैयार किया है आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, असल ये नहीं है जो कुछ लिखा है, असल तो इस पर मुनासिर करता है कि इसको निफाज करने वालों की नीयत क्या है। सही। अगर नीयत सही ना हो तो ये कागज का टुकड़ा है जिसको कि रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाए। और अगर ये दस्तूर खराब भी हो और निफाज करने वालों की नीयत और इरादा उसमें ईमानदारी हो तो फिर एक खराब दस्तूर से भी एक अच्छा मुल्क बनाया जा सकता है। तो मामला ये नहीं है दस्तूर में क्या लिखा है। अगर वाकई बिल्डोजर की आंखें नहीं है और बिल्डोजर को समझ नहीं है तो फिर बार बार सुप्रीम कोर्ट को क्यों कहना पड़ा कि आप उसका हर्जाना भरिए, आपने गलत किया है, आपने नाइंसाफी की है। सुप्रीम कोर्ट की खुद की कई रूलिंग्स मौजूद हैं, लेकिन बराबर इंस्ट्रक्शन देने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के बराबर रोक लगाने के बावजूद भी नए नए हीले बहाने इसी कागजों में से निकाले जाते हैं, इसी ज़ाब्तों में से निकाले जाते हैं कि नहीं हमने ये नहीं किया, हमने चूंकि ज़ाब्ता ये है इसलिए हमने नोटिस नहीं दिया। नोटिस बैकग्राउंड से भी निकाले जाते हैं। सब कुछ हो रहा है। जब बदलती है जिस वक्त जालिम की नीयत, नहीं काम आती दलील और हुज्जत। तो जब नीयत खराब होती है तो तमाशे होते हैं, नीयत सही होती है तो कुछ नहीं होता। सब जगह पीस होता है, अमन होता है, भाईचारा होता है, तरक्की होती है, सब कुछ होता है। तो मामला है इस वक्त जो हुक्मरान जमात है और उससे जुड़े हुए जो लोग भी हैं वो असल में नहीं चाहते अमान भाईचारा, उनको सूट नहीं करता। उनकी सियासत उस दिन खत्म हो जाएगी जिस दिन मुल्क में अमन अमान भाईचारा तरक्की हो जाएगी, हर आदमी में खुशहाली आ जाएगी, उनकी उस दिन दुकान बंद हो जाएगी। वो कैसे इसको बर्दाश्त कर सकते हैं? उनको तो आज वो बरसर इक़्तिदार पहुंचे हैं जो लोग 2002 के फसाद के जिम्मेदार हैं, आज वो मुल्क की कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, मुल्क के आधा ओहदों पर फाइज हैं, वो तो इसी रास्ते से निकल कर आए। और खुर्शीद साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, एक सबसे शॉर्टकट तरीका जो दुनिया में तरक्की का है हमारे मुल्क में है वो ये, मुसलमानों को गाली दो, मुसलमानों से नफरत करो, उनके खिलाफ बयानबाजी करो, उनको बुरा भला कहो। आप जहां हैं वहां से आपको अचानक कई स्टेप आगे की तरक्की मिल जाएगी। आपको नौकरी में प्रमोशन मिल जाएगा। आप अभी MLA हैं तो आप मिनिस्टर बन जाएंगे,
आप अगर रियासत में हैं तो मरकजी हुकूमत में आपको जगह मिल जाएगी। आपके 50 क्राइम है, वो क्राइम क्लियर हो जाएंगे, आप सफ़े अव्वल में आके धुले हुए खड़े हो जाएंगे। इसी तरीके से एक और अजीब बात ये है कि जिन रियासतों में क्राइम हो रहे हैं वहां की हुकूमतें क्रिमिनल्स के पीछे खड़ी हैं, हुकूमतें कोर्ट सजा दे रहा है और हुकूमतें उनकी सजाओं को, उनके मुकदमात को वापस ले रही हैं। ये क्या कहना चाहती हैं हुकूमतें कि हम एक कम्युनिटी के साथ हैं और बाकी कहने की बात है सबका साथ सबका विकास। हकीकत ये है कि हुकूमतें अपने अमल से ये साबित कर रही हैं कि वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ हैं और बाकी के साथ नहीं हैं। तो ये असल फसाद की जड़ है। ठीक है, असल में नीयत के ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं कि नीयत जो है वो सिस्टम की, सियासत की या सियासतदानों की वो ठीक नहीं है। अच्छा डॉक्टर शुजात कादरी साहब, देखिए जो जुलूसों की बात हम कर रहे थे, बहुत सारे जुलूसों में जो है प्रशासन की शायद मनाही के बाद भी हथियार भी निकाले जाते हैं, हथियार बाकायदा लहराए जाते हैं, नारे ऐसे लगाए जाते हैं कि जो टारगेट करते हैं किसी एक मज़हब के मानने वालों को, किसी एक ग्रुप को बाकायदा टारगेट करते हैं। ये भी सच्चाई है, वो सारी वीडियोस देखते हैं, सारी वीडियोस सामने आती हैं। तो जुलूस जो है वो किस लिए निकाले जाते हैं? अमन और शांति के लिए, या उनका कोई त्यौहार है या कोई अच्छा मौका है उसके लिए जुलूस निकाले जाते हैं, या फिर वो डराने के लिए निकाले जाते हैं? देखिए, आज जो इस वक्त हिंदुस्तान का जो टाइम है वो हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए बहुत ही क्रिटिकल है और अमन, पीस, शांति, ये सारी जिम्मेदारी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत वो मुसलमानों की है। उनको कोई ऐसा अमल, ऐसा हरकत करने से पहले बार बार उनको सोचना चाहिए कि इसका असर दूसरी जो सोसाइटी है वो कैसे देखेगी, कैसे लेगी। इनामुर रहमान साहब ने जो बात कहा कि गंगा में उन लड़कों ने अफ्तार किया, वो हो सकता है कम्युनल हार्मनी को बढ़ावा देने के लिए कर रहे होते। क्या ही अच्छा होता अगर उसी अफ्तार में वो उसी जो गंगा के आसपास कोई मंदिर थी, कोई पूजा करने वाला पुजारी रहा होगा, उसको भी अपने साथ बुला लेते और उसके एतबार से अफ्तार करते। क्या ज़रूरी है कि बिरयानी ही ला के अफ्तार किया जाए? हमारे सूफियाए कराम की तालीमात देखिए। आप तो राजस्थान रहे हैं, आप जानते हैं कि राजस्थान में कितनी ऐसी दरगाहें हैं जहाँ पे नॉन वेज का खाना और खाकर यानी जो लंगर चलता है वो नॉन वेज होता ही नहीं है, सिर्फ वेजिटेरियन होता है। और कई बुजुर्गों ने अपने वसीयत में लिखवाया कि हमारे यहाँ हमेशा जब भी लंगर चलेगा तो वेजिटेरियन होगा, क्योंकि ऐसी जगहों पर सभी मजहब के, सभी मसलक के मानने वाले आते हैं तो उनकी दिल आज़ारी ना उनको खाना मिले। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आज के टाइम पे जिम्मेदारी हमारी ज़्यादा है। हमें समझना होगा, हमें सोचना होगा, फिर उसके एतबार से हमको अपने अंदर बदलाव करना होगा। हम दूसरों को दोष कब तक देते रहेंगे? हम जबकि हमें ये बात पता है कि वो हमें टारगेट कर रहे हैं और सिस्टमेटिक और प्लानिंग के तहत टारगेट कर रहे हैं और उनका इंस्टीट्यूशंस भी उसके साथ दे रहे हैं। जब हम ये सब जानते हैं फिर हम अपने अंदर बदलाव क्यों नहीं लाते? नंबर एक। अब आपने जो सवाल रखा है, देखिए आप ये जो जुलूस और जो ये रैली या ये सब चीज़ें निकलती, पहले देखिए इनका मकसद क्या होता था कि सपोज दैट कि ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकलता था या रामनवमी की निकलते था, तो लोग एक सिंबॉलिक तौर पर निकालते थे कि उनका एक त्यौहार है और उसको एक स्पिरिचुअलिटी, एक अध्यात्म की तरह एक थोड़ी खुशी हो जाएगी, इस पर्पज से निकालते थे। दूसरा मोटिव कोई नहीं होता था। लेकिन अफसोस ये है कि पिछले कुछ सालों में दोनों कम्युनिटी की तरफ से इस बात पर ये दूसरा मकसद इसमें आ गया है कि हम अपना जो है वर्चस्व कैसे बढ़ाएं या दिखाएं, अपनी ताकत का मुजाहरा करने। आप देखिए कि रामनवमी पे पहले आपको तलवारें नहीं नजर आती थी, अब आप देखिए सरेआम रामनवमी में तलवारों का जो है खुला खेल होने लगा है, तरह तरह के हथियार आ गए हैं। दशहरा के दिन जो है आप देख लीजिए कि दशहरा में जो है वो शस्त्र पूजन जो है होता था, लोग घरों में कर लेते थे, कहीं उसकी बाहर नुमाइश नहीं होती थी, लेकिन अब ओपन होने लगा। बाकायदा बांटी भी जाती है तलवारें भी, एक जमाने में तो त्रिशूल दीक्षा भी चली है यहाँ पर। जी चली, और अभी तलवारें बांटी जाती हैं। और अभी आपने देखा कि यूपी में जो प्रतापगढ़ वाले राजा भैया जिनके नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने कितनी तलवारें हथियार जमा करके और उसका पूजन किया। तो अब जो चीजें होने लगी हैं उनका मकसद अपने मजहब से प्यार, अपने मजहब से लगाव ना रह करके बल्कि दूसरे मजहब के लोगों को किस तरीके से नीचा दिखाया जाए, नीचा दिखाया जाए, डराया जाए, उनको एहसास कमतरी का शिकार बनाया जाए, ये रह गया है। इसको बदलना होगा।
जुलूस का जुलूस जो पहले निकलते थे, देखिए 2-3 चीजें होती थी। पहले पीस कमेटी की मीटिंग होती थी, उसमें रूट डिफाइन होता था, सही, और उस रूट के बाद अगर कोई जाता था तो उस पर कार्रवाई होती थी। अब तो ये हो गया है साहब कि जो जहां से चाहे वहां से चला जाए और जो चाहे वो बोल जाए, और बल्कि डीजे में क्या बजा रहे हैं आप, उस पर कोई सवाल नहीं हो रहा है। सही। होना ये चाहिए था कि आपके पूरे प्रोसेशन के दौरान आप कौन सी सीडी लगाएंगे, कौन सा गाना बजाएंगे, ये सब उस पर, और कौन सा नारा लगा सकते हैं और कौन सा नहीं लगा सकते। अब आप देख लीजिए, अब आप देखिए कि रामनवमी या और दूसरे जो जुलूस निकलते हैं उनमें किस तरीके से माइनॉरिटी के खिलाफ लगातार, यानी मुल्ले जाओ पाकिस्तान और कटवे कटवे, क्या इस तरह के जुमले इस्तेमाल करके, और खासकर जब वो मुस्लिम इलाकों से गुजरते हैं या मस्जिद होती है या मज़ार होता है उस इलाके से गुजरते हैं तो उनके जोश दोबाला हो जाता है। तो ये सब वो चीज़ें हैं जिससे माइनॉरिटी तबके के अंदर कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि ये सारी चीज़ें हमारे खिलाफ एक प्लानिंग के तहत हो रही हैं। अगर सरकार ये चाहती है कि नहीं ये प्लानिंग के तहत नहीं हो रही है तो उसको कदम तो उठाए, वो अपने अमल से प्रूफ करके दिखाए। बुलडोज़र एक ही जगह क्यों चलता है, दूसरी जगह चलना चाहिए। ये तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हम मतलब मुस्लिम कम्युनिटी की ज़्यादा जिम्मेदारी, उनको सोचना चाहिए और सरकार को भी जो है अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। वो ये कह करके कि हमारा सबका साथ सबका विकास जो है इससे पल्ला नहीं झाड़ सकते। वो सबका साथ का तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, 2024 के रिजल्ट्स के बाद सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका विश्वास जो है वो जा चुका है। वो नहीं सुना अभी तक पीएम के मुंह से, मैंने तो नहीं सुना, जिसने सुना वो बता सकते हैं। यहाँ पे हम बैठे हुए कई सारे लोग। ठीक है, वापस आऊंगा मैं। शिवाजी सरकार क्या कुछ कहेंगे? देखिए सारी बातें हो गई हैं, रास्ते क्या हैं? रहना तो सबको यहाँ पर है, सबको जुलूस भी निकालने हैं, रैलीज भी निकालनी है, जलसे भी करने हैं, ईद भी मनानी है, दीपावली भी मनानी है, होली भी मनानी है, बकरीद भी आएगी, मुहर्रम भी आएगा, ठीक है, साथ क्रिसमस भी आएगा, तमाम चीज़ें होंगी। होनी तो सब कुछ है, मगर अमन से हो, शांति से हो, भाईचारे से हो, सुकून से हो, और किसी का सुकून छीने नहीं, ना इधर की तरफ से ना उधर की तरफ से। तो रास्ते जो हैं वो क्या इख्तियार किया जाए, कौन से इक़दाम उठाए जाए ताकि हालात बेहतर बने रहें? रास्ता चुनने से पहले हमें समझना पड़ेगा एक चीज। जी, मैंने शुरू में जिक्र किया था पार्टीशन सिंड्रोम। जी जी, एक रिवर्स पार्टीशन सिंड्रोम है। हाँ, उस वक्त अगर मुस्लिम लीग ने पैरवी की थी या अगुवाई की थी, आज कोई एक हिंदू पार्टी के नाम पर, हालांकि हिंदू पार्टी कोई है नहीं हिंदुस्तान, हिंदू एक ऐसी जमात है जो अपना कोई किसी पार्टी को अपना नहीं मानता है, कोई अपना खुद रहनुमा बन जाए तो बात अलग। हाँ, ठीक। तो जब रिवर्स पार्टीशन की बात हो रही है और उसमें एक बच्चे ने किसी के घर पे गुब्बारा फेंक दिया तो उसमें फिर इतने बड़े रिएक्शन करने की जरूरत। दूसरी चीज, जुलूस की जब बात करते हैं हम, हिंदुस्तान में तमाम जुलूस से निकला करती है, पर जुलूस में ये सेंसिटिव रीजन क्या हो, हमें इसको भी खत्म करना पड़ेगा। सेंसिटिव क्यों है हम? और अगर कोई गलत बात कह रहा है उसको भी आप तो रोकिए। नहीं, उसमें यह है कि अगर मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है, आपकी बात आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि ये क्या है, संवेदनशील, अति संवेदनशील इलाका, मगर ये है कि अगर मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है तो एक तो आम रास्ता है जहाँ से सब लोग जा रहे हैं, एक तो ये है, एक दूसरा कोई पर्टिकुलर हिंदू कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं, उन्हें पसंद नहीं है कि उनके इलाके से गुजरे वो, या फिर जुलूस मोहम्मदी वो वहाँ से गुजरे, या फिर जो है आप वो रामनवमी का जुलूस निकाल रहे हैं किसी मुस्लिम इलाके से और फिर मस्जिद के सामने जा करके वो फिर नारे लगा रहे हैं, या मुस्लिम मंदिर के सामने जाकर के नारेबाजी कर रहे हैं, नारा तकबीर अल्लाहू अकबर कर रहे हैं, तो उसकी ज़रूरत कहाँ है? तो फिर वो तो तय करना पड़ेगा सिस्टम को कि कौन सा इलाका सही है, कौन सा सेंसिटिव है, कौन सा नहीं है, तो वो तो करना पड़ेगा। उसमें कहाँ दिक्कत है? यही बात कह रहा हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल यही बात कह रहा हूँ। हमें एक दूसरा नापसंद क्यों है? क्योंकि आज भी हम पार्टीशन सिंड्रोम में जी रहे हैं। हाँ, हम एक दूसरे को अपना नहीं समझते। ठीक है, हम एक दूसरे से, लोग कहते हैं प्यार मोहब्बत नहीं है हमें। हाँ, सही माने में अगर मजबूरी में रह रहे हैं बात सब। करें, हमें नफरत है एक दूसरे से, ठीक है, और उस नफरत को हम कैसे खत्म करें इस पर हमें बात नहीं करते हैं। हम कहते हैं प्यार मोहब्बत है। हाँ, सर चूंकि वक्त की कमी है तो रास्ते क्या है, थोड़ा रास्ते जो है वो सुझा दीजिए, रास्ते क्या हो सकते हैं? नफरत को कैसे हम खत्म करें, ये बातें हमें करनी पड़े। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इनामुर रहमान साहब, क्या आपको लगता है रास्ते क्या हैं? चूँकि जैसे मैंने जिक्र किया सब कुछ यही है, ये देश है, ये देश जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के मज़ाहिब के मानने वालों से मिलकर के बना हुआ है। जैसे हम अक्सर जिक्र करते हैं कि एक बेहतरीन फूलों की क्यारी है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फूल हैं, अलग अलग खुशबुएँ हैं, अलग अलग रंगत है, अलग अलग जो है किस्में हैं। तो सबको रहना तो यही है, किसी एक जो है वो फूल को या किसी एक जो है झाड़ी को निकाल करके फेंक तो बाहर सकते नहीं है।
रास्ते क्या है? रास्ते तो कहीं ना कहीं वो निकालने पड़ेंगे, और रास्ते आपको और हम सबको ही निकालने हैं। अभी कई बातें बड़ी अच्छी आई, लेकिन कुछ बात ऐसी आ रही है जो हमने बुनियादी रूट कॉज बताया था कि ये सब का नतीजा क्या निकलता है, कहीं ना कहीं हम भी उससे मुतासर हैं। मसलन ये बिरयानी की हड्डियों की बात, ये किसने देखी? सिर्फ मीडिया में चली तो हम मुतासर हो गए। गुब्बारे की वजह से लड़ाई हुई उत्तम नगर में, किसको मालूम है ये बात वहां नहीं थी, लेकिन हाँ, उसके बारे में ये है कि उनकी पुरानी रंजिश थी आपस में दोनों ग्रोह की, और दोनों का ताल्लुक राजस्थान से है। राजस्थान में भी वो एक ही शहर के और एक ही इलाके के रहने वाले हैं। जी, जिस मीडिया को हम यहाँ कह रहे हैं, कॉज बता रहे हैं, उसी से हम खुद इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो असल में या तो ग्राउंड रियलिटी हम खुद जानते हो, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हमारे पास हो, तो अच्छी बात यह है कि कोई भी वाकया हो, जिम्मेदार लोग पहले तहकीक करें कि एक्चुअल बात क्या है और फिर उसको हल करने की कोशिश करें। अगर हम सुनी सुनाई बातों पर, अफवाहों पर आ गए तो फिर कभी तो मसले का हल नहीं होगा और हालात बेकार ही होगा मसले का। दूसरी बात ये कि ऐसे लोग हर मोहल्ले में कुछ ना कुछ काली भेड़ें होती हैं जो ये सारा काम करते हैं। लोगों को उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ये आदमी है शरपसंद, वो मुसलमान हो, हिंदू, उसका मजहब क्या है, इसका नाम क्या, कोई मतलब नहीं। अगर कोई शरपसंद है उसको आइसोलेशन में डाल दो उसको। लोग कहेंगे नहीं इसकी कोई बात नहीं सुनेगा, ये आदमी है ही गंदा। और दूसरी बात ये कि हर मोहल्ले में, हर समाज में, हर बस्ती में कुछ ऐसे लोग जरूर होते हैं हर मजहब के जो ये चाहते हैं कि हम मिल बैठ के करें और मोहब्बत फैलाएं। उन लोगों को यूनाइट किया जाए, उनकी कुछ पीस कमेटी बन जाए, कोई सद्भाव मंच बन जाए, कोई कमेटी बन जाए। ऐसे यानी खराब लोगों को आइसोलेट किया जाए, अच्छे लोगों को सामने लाया जाए, उनकी बातों के ऊपर अमल हो। बिल्कुल ठीक। और अफवाहों पर तवज्जो ना देकर हकीकत के करीब पहुंचने की कोशिश की जाए। बल्कि अफवाहों को फैलाने से भी बचें। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें रोकें, वो फैल ना पाए, उनको रोकें। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर शुजात अली कादरी साहब, क्या कुछ आखिर में कहेंगे? क्या कुछ आपके सजेशंस होंगे? वो तमाम लोगों के लिए हो सकते हैं, वो अपनी कम्युनिटी के लिए भी, सामने वालों के लिए भी, पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए, सियासत के लिए, सिस्टम के लिए, तमाम लोगों के लिए। देखिए, मेरा मैसेज यही है कि अगर हम हिंदू और मुस्लिम बन के लड़ेंगे तो ना हिंदू जीतेगा, ना मुसलमान जीतेगा, या नफ़रत जीतेगी। हमें बहैसियत हिंदुस्तानी नफ़रत को हराना है। तो बहैसियत हिंदुस्तानी इन सब जो भी जितने फेस्टिवल आते हैं उनको मिलजुल के मनाना चाहिए, और इस बात पे कोशिश करना चाहिए कि सोसाइटी कैसे मजबूत हो, एकजुट रहे। और एक मैं और बात यहाँ जिक्र कर दूं कि संभल का आपने जिक्र किया कि वहाँ के सीईओ ने खुले तौर पर जो है वो रील बना देंगे और क्या क्या बना देंगे, वो उसने वह जुमले इस्तेमाल किए और जो उसको नहीं करना चाहिए था बहैसियत एक पुलिस अफसर की। अच्छा, फिर आप देखिए कि अभी जो ईद गुजरी, ईद में उसी संभल के एसपी ने बाकायदा तौर पर मुसलमान जब गुजर रहे थे नमाज पढ़ के, उन पे फूल डाला। अब दोनों घटनाएं मैं आपके सामने रख रहा हूं। हमारे वीडियो किसने नहीं देखी? यही मैं कह रहा हूं कि हमारे मुस्लिम इन्फ्लुएंसर्स अगर कोई नेगेटिव चीजें फैला रहा है तो हमारे मुस्लिम, मैं आपको देखिए, मैं उस वीडियो को जरूर देखना चाहूंगा जिसमें फूल बरसाएं। मैंने भी एक वीडियो देखी जिसमें किसी ने कटाक्ष किया था कि संभल एसपी और संभल के डीएम फूल बरसा रहे हैं नमाजियों के ऊपर, लेकिन वो नमाजी नहीं थे, वो रामनवमी के जुलूस था। वो किसी ने कटाक्ष किया था, तो आप दुरुस्त कर लीजिएगा वो वीडियो सही है कि नहीं, क्योंकि मेरी निगाह से एक भी वीडियो ऐसी नहीं गुजरी। एक आदमी ने, वो राजस्थान के हैं जिन्होंने लिखा था, उन्होंने कटाक्ष किया था क्योंकि संभल के एसपी गैर मुस्लिमों के ऊपर जो है फूल बरसा रहे थे, तो वो कटाक्ष किया था कि देखिए ये ईद वालों के ऊपर कर रहे हैं, तो इसको जरा देख लीजिएगा। वो पहला वो भी वीडियो मौजूद है। मैं यही कहना चाह रहा हूं, उस वीडियो को जरूर दीजिएगा हमें भी। हाँ, वो मेरे तक भी नहीं पहुंचा। वीडियो मौजूद है जिसपे उन्होंने रामनवमी के दौरान किया था। अच्छा, चलिए ये छोड़ देते हैं। मान लीजिए नहीं है, हालांकि है, लेकिन फिर भी मान लीजिए नहीं है। अभी देखिए कि इसी सोसाइटी में जहां एक तरफ नफरत फैल रही है, आपने देखा होगा कि कितनी जगहों पर आम नॉर्मल हिंदू समुदाय ने मुसलमान जब नमाज पढ़ के बाहर निकल रहे थे फूल बरसाए। राजस्थान में तो हर साल होता है ईदगाह, आप वहां जानते हैं। उसके अलावा कितनी शहरों से खबरें इस बार आई, तो ये इस बात का भी तो संकेत है कि सोसाइटी एक जैसी नहीं है, अच्छाई है। तो अब अच्छाई है तो हम अच्छाई को कितना प्रोपेगेट कर रहे हैं। और अच्छाई इतनी ताकतवर होती है, अच्छाई इतनी मजबूत होती है कि 10 लोगों की भीड़ में अगर एक दीपक नाम का शख्स आ जाए अच्छाई करने पर, तो वो सब पर भारी पड़ जाता है। ये भी सच्चाई है। चलिए, जाहिर तौर पर देखिए, जीत तो अच्छाई की होनी है, जीत सच्चाई की होनी है, और जीत मोहब्बत की होनी है। नफरत को जीतने नहीं देना है। नफरत को हर कीमत पर सबको मिलकर के हराना पड़ेगा। चाहे जुलूस की बात हम कर लें, जलसों की बात कर लें, रैलीज की बात कर लें, या फिर खासतौर से त्योहारों की बात करें। त्यौहार
किसी के भी हो सकते हैं, चाहे वो क्रिसमस हो, चाहे वो सिख कम्युनिटी का हो, हिंदुओं भाइयों का हो, दीपावली, होली, ईद, बकरीद, ये सब जो है ये खुशियाँ मनाने के होते हैं, घरों को खूबसूरत बनाने के होते हैं, अच्छे कपड़े पहनने के जो है ये त्यौहार होते हैं या जरिया होते हैं। तो फिर ऐसे में दिलों को मैला ना करें, दिलों के अंदर जो भी गुब्बार है, गर्दो गुब्बार है या जो भी नफरत है उसे बाहर निकालें। जैसे हम अपने जिस्म को साफ करते हैं, अपने घरों को साफ करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, वैसे ही दिलों को भी साफ करना बेहद ज़रूरी है। और दिलों को साफ करने के लिए सबको काम करना पड़ेगा, आपको भी, मुझे भी, यहाँ सब बैठे हुए लोग, उनको भी, जो सुन रहे हैं उन सबको भी। बहरहाल मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम नाजरीन का भी शुक्रिया। और मुनसिफ टीवी पर मेरा सफ़र जो है वो यहीं पर ख़त्म होता है। अगले हफ्ते इस कुर्सी पर आप किसी और को बैठा हुआ देखेंगे और मुझे शायद कहीं और। मैं तमाम नाजरीन का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। आदाब।